नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को जीएसटी सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए शुभकामनाएं देते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड राज्य को दिए गए सहयोग के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है। पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील एवं भारी वर्षा वाले प्रदेश में नगरीय जल निकासी प्रणाली के सुधार और अपग्रेडेशन की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए राज्य के सर्वाधिक बारिश से प्रभावित 10 जिलों के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के उन्नयन और सुधार के लिए डीपीआर तैयार की गई है, जिनकी कुल अनुमानित लागत रुपये 8,589.47 करोड़ है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से इन परियोजनाओं को पूंजीगत निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड राज्य के सहायतित परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलियंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल चुकी है। इसी के साथ राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं के लिए 850 करोड़ रुपए और जलापूर्ति व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए 800 करोड़ का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से इन परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से पूर्व मिले आश्वासन के क्रम में उत्तराखंड को वित्तीय वर्ष 2023 से 24 से 2025 से 26 के बाहर सहायतित परियोजनाओं की सीलिंग के अतिरिक्त 4 अन्य प्रमुख परियोजनाओं को भी शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। इन परियोजनाओं में 2000 करोड़ की जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना, 424 करोड़ रुपए की DRIP, 3,638 करोड़ रुपए की उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलियंस इंट्रा स्टेट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट और 1,566 करोड़ रुपए की उत्तराखंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिएबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा और सार्वजनिक सर्विस डिलीवरी व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री धामी को हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 120वें वार्षिक सत्र में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित उद्यमियों और विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि गणों का स्वागत करते हुए कहा कि पीएचडी चैम्बर ने बीते 120 वर्षों में देश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और उद्यमशीलता की भावना को सशक्त करने में जो भूमिका निभाई है वो अतुलनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम इस महत्वपूर्ण सत्र में भारत की एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभरती भूमिका और उसमें उत्तराखंड राज्य के योगदान जैसे विषय पर सार्थक विचार विमर्श के लिए एकत्रित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश के उद्योगपति, उद्यमी और नीति निर्माता एक साथ राष्ट्र उत्थान पर चिंतन और मंथन के लिए जुटते हैं तो उनका प्रभाव केवल उद्योग जगत तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और राष्ट्र के समग्र विकास का भी मार्ग प्रशस्त करता है। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड में औद्योगिक विकास की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमें समिट के अंतर्गत प्राप्त हुए 3.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों में से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में सफलता मिली है। हमने राज्य में निवेशक केंद्रित नीतियों, बुनियादी ढांचे, कुशल जनशक्ति और सुशासन के द्वारा स्वस्थ निवेश वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित की है। पहले राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए अलग अलग विभागों से विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां लेनी पड़ती थीं, जिसमें बहुत समय लगता था।
इस समस्या के समाधान के लिए हमने जहां एक और उद्योगों की लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाते हुए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में सुधार किया, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति और एमएसएमई नीति सहित 30 से अधिक नीतियां लाकर राज्य में उद्योगों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया गया। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में बड़े उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने राज्य में मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लागू की। इसके अलावा जहां हम स्टार्टअप को इंक्यूबेशन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय यू हब की स्थापना कर रहे हैं, वहीं उन्हें आसानी से फंड उपलब्ध कराने हेतु 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की स्थापना भी की गई। यही नहीं, राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिए यूके स्पाइस नाम से निवेश प्रोत्साहन एजेंसी स्थापित कर निवेशकों को समर्पित निवेश मित्र की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमने जहां एक और काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की है, वहीं एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमियों को प्लग एंड प्ले मॉडल पर उद्यम स्थापना हेतु सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार में कम लागत वाली फ्लैटेड फैक्ट्रियां भी तैयार की जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश भर में संघ संचलन के माध्यम से शताब्दी वर्ष को पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं कुछ दिन पहले राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज के छात्रों के द्वारा भी पथ संचलन किया गया, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने शिक्षा के मंदिरों को संघ की विचारधारा में लाने का काम करने की बात कही है। दसौनी का कहना है कि मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान ज्ञान, विज्ञान और मानवीय सेवा के प्रतीक हैं, न कि किसी राजनीतिक या सांप्रदायिक संगठन के शक्ति प्रदर्शन का स्थल। ऐसे आयोजनों से न केवल शिक्षा का वातावरण दूषित होता है, बल्कि छात्रों की विचारधारा में भी इसका प्रभाव पड़ता है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता दसौनी के इस बयान पर पलटवार करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस काल में स्कूल कॉलेज में तुष्टीकरण की शिक्षा प्रदान की जाती थी, साथ ही देश के महापुरुषों के बारे में गलत जानकारियां दी जाती थी, जिसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। नई सरकार के माध्यम से नई शिक्षा नीति के जरिए यदि छात्रों को सही इतिहास व सही नायकों का प्रतिपालन किया जा रहा है तो ये सब कांग्रेस बचा नहीं पा रही है। कांग्रेस के सभी नेता हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, जो कि निंदनीय है। तमाम जानकारी के साथ सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, आरएस के शताब्दी वर्ष पर राजनीति चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं बात करूं कि आज तक कभी ये नहीं हुआ था कि जो कि आरएसएस का कोई भी इस तरीके का जो संवाद होता है वो स्कूल या कॉलेजों में हुआ। अब इस बार जो है जब शताब्दी वर्ष मनाया गया है तो वो जो है केंद्र से लेकर राज्य तक जहां वही बनाया गया, वहाँ स्कूल बच्चे, स्कूली छात्र, मेडिकल कॉलेज के छात्र, सभी लोग जगहों जो है वो मनाया गया है। और इसमें जो है लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये जो है सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है, ये व्यक्तिगत कार्यक्रम है, किसी संस्था का कार्यक्रम है। इस तरीके से भाजपा जो है दुरुपयोग कर रही है अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने में भाजपा पीछे नहीं छूटती है। तो इसी पर जो है नरेश बंसल राज्यसभा सांसद है, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो है कांग्रेस जो जिन बातों को पचा नहीं पाती है उन बातों में बयानबाजियां करती रहती है, क्योंकि कहते हैं हम जो महापुरुषों के बारे में इतिहास है उनको पढ़ाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं। इस तरीके की बातें उन लोग छात्रों में देना चाहते हैं कि महापुरुषों ने क्या किया, क्या नहीं किया। इस तरीके की लगातार बयानबाजियां चल रही। लेकिन हाँ, जब से आरएसएस का शताब्दी वर्ष हुआ तब से लगातार जो है ये बयानबाजियां चल रही हैं। लेकिन हाँ, ये इतना जरूर है कि ये पहली बार हुआ है कि जो आरएसएस ने जो है मेडिकल छात्रों को या अन्य छात्रों को बुलाकर या अन्य हर कॉलेज में ये शताब्दी वर्ष मनाया है और जगह जगह जो है कैंप लगाए हैं और लगातार लगाती जा रही है।
तो ये जो है सबसे बड़ा बात ये रही कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों की छुट्टी करके रजिस्ट्रेशन जो है उनका आरएसएस का जो है संघ संचालक का करवाना, ये सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो है स्कूल के छात्रों को बुलाना कोई ये अच्छी बात नहीं। लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही। जी, क्या मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों में संघ संचलन उचित है या फिर किसी भी संस्थान में ये उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। जिस तरीके से ये हुआ, इस बार पहली बार हुआ, क्योंकि आज तक कभी नहीं होता था इस तरीके से संघ का संचालन करना, मेडिकल कॉलेजों में या अन्य छात्रों को बुलाना, टीचरों को बुलाना, सरकारी छुट्टी, सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग, एक किस्म से दुरुपयोग है। ये दुरुपयोग करना ये कोई उचित नहीं है, क्योंकि सरकार वो जो है सरकार जनता चुनती है, जनता को सरकार को जनता नहीं चुनती है, क्योंकि जनता के हित के लिए सरकार चुनी जाती है और जनता का जहाँ भविष्य नहीं है उसमें धकेलना जबरदस्ती वाली बात हो जाती है ये। क्योंकि जिस बच्चे को नहीं भी आना होगा ऐसे कार्यक्रम में, उसको भी मजबूरन आना पड़ता है, मजबूरन खड़ा होना पड़ता है ऐसे कार्यक्रम। जी सतीश, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक आप बने रहिए। केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने का मामला एक बार फिर राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस और भाजपा के बीच इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा नेता एवं बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को वर्ष 2022 में स्वर्ण मंडित किया गया था। तभी से सोने और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को लेकर विवादों का सिलसिला जारी है। अब बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नया आरोप लगाया है कि केदारनाथ की शिला को दिल्ली ले जाने का काम तत्कालीन अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मुख्यमंत्री के आदेश पर किया। गणेश गोदियाल ने कहा कि यह शिला केदारनाथ की आस्था और सम्मान का प्रतीक है और जब तक इसे वापस नहीं लाया जाएगा वे इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल बार बार एक ही बात दोहराते हैं और बिना किसी प्रमाण के मीडिया में सनसनी फैलाने का काम कर रहे हैं। अजेंद्र अजय का कहना है कि अगर गणेश गोदियाल के पास कोई सबूत है तो वे सक्षम प्राधिकरण या अदालत में जाएं। उन्होंने बताया कि अब गणेश गोदियाल की चुनौती स्वीकार कर ली गई है और जल्द ही उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही कहा कि केदारनाथ धाम के नाम पर वे मीडिया में बने रहना चाहते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार के कारण वे पार्टी से अलग थलग हो चुके हैं, इसलिए गणेश गोदियाल बौखलाए हुए हैं। तमाम जानकारी के साथ सतीश कोठारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला, क्यों हो रही है ये सियासत? देखिए, मैं बात करूं जिस तरीके से लगातार जब से सोने की परत चढ़ी है केदारनाथ में, जब से ये पता लगा कि गड़बड़ियां हैं, तब तक लगातार जो है सियासत गर्मा गई है। और ये जो अजेंद्र अजय हैं, जो बीकेटीसी के अध्यक्ष रहे हैं, उनका जो कार्यकाल है वो काफी विवादों में रहा है। 3 साल का जो कार्यकाल रहा है वो विवादों में लगातार विवाद भरा रहा। कभी सोना चोरी के मामला सामने आया है तो कभी जो वहां पे पंडा पुरोहित हैं उनके साथ विवाद का मामला सामने आया है, तो विवादों का मामला रहा लगातार। और अब जो है ये गर्मा रखा है और जो अब तो जो अजेंद्र अजय है यह सोना चोरी वाला मामला है उसमें क्लीन चिट मिल चुकी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि क्लीन चिट मिलने के साथ साथ अजेंद्र अजय का कहना है, भाजपा का कहना है कि जो दानी दाता दान देता है उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, ना हमने उसमें बिल में जीएसटी में कम करवाया, ना कुछ, हमारा कोई मतलब नहीं है। कोई कूड़ा चढ़ाए सोना चढ़ाए वो उसकी श्रद्धा है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मंदिर प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो उसकी श्रद्धा है, वो क्या चढ़ा रहा है। जी बहुत शुक्रिया सतीश यह जानकारी देने के लिए। आपदा प्रबंधन विभाग ने इस वर्ष मानसून के दौरान हुई क्षति की प्रतिपूर्ति और भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को संभावित नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार से 5,702.15 करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि हमने 5,700 करोड़ रुपए का नुकसान और मिटिगेशन वर्क के लिए भारत सरकार से डिमांड की थी भारत सरकार से, लेकिन उसके बाद भी देहरादून और चमोली में बारिश से भारी क्षति हुई, जिसके बाद इसका आंकड़ा अब 7,000 करोड़ के ऊपर जा चुका है, जो कि हम भारत सरकार के समक्ष रखेंगे।
राजधानी देहरादून के विकासखंड रायपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वोकल फॉर लोकल मिशन की और तेजी से कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत रायपुर ब्लॉक की महिलाओं ने आगामी दीपावली त्योहार को लेकर घर की सजावट में उपयोग में होने वाली एलईडी लड़ी खुद बनाकर बाजार में उचित मूल्य पर बेच रही है। साथ ही चाइनीज सजावटी आइटमों के उपयोग को भी कम करने का संदेश दे रही है। वोकल फॉर लोकल की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए रायपुर ब्लॉक की सभी महिलाओं ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद लेकर 1,20,000 एलईडी लड़ी के पैकेट बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से उन्होंने अभी तक 1 लाख से अधिक एलईडी लड़ी के पैकेट बनाकर बाजारों में उचित मूल्य पर बेच दी। प्रत्येक एलईडी लड़ी के पैकेट में 12 फीट की 10 लड़ियां मौजूद हैं, जिसकी पैकेजिंग भी खुद महिलाएं अपने आप मिलकर कर रही हैं। हरिद्वार में अवैध पटाखों पर बड़ी कार्रवाई की गई। ज्वालापुर के पीठ बाजार में एसडीएम के छापे में लाखों के अवैध रूप से रखे गए पटाखे जब्त किए गए और गोदाम सील कर दिया गया। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अचानक छापा मारकर मौके से लाखों रुपए के पटाखे बरामद किए। बताया जा रहा है कि दीपावली से पहले बड़े पैमाने पर अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार के साथ पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की और अवैध पटाखों को जब्त कर गोदाम को सील कर दिया। मसूरी में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ ही अन्य प्रमाण पत्रों के लिए मसूरी के निवासियों को कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यहां पर सप्ताह में एक बार पटवारी आते हैं और लगभग 3 महीनों से यहां पर पटवारी नहीं पहुंचे हैं। साथ ही राशन कार्ड के लिए भी सप्ताह में एक दिन ही अधिकारी यहां पर आते हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी व तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा को लगभग 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है, लेकिन अभी तक इसको लेकर धरातल पर कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है और शहरवासियों को बड़ी उम्मीद थी कि अब जरूरी कागजातों के लिए देहरादून कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। चौखुटिया में ऑपरेशन स्वास्थ्य के नाम से पिछले 2 अक्टूबर से चल रहा जन आंदोलन जारी है। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुधार के लिए चल रहे आमरण अनशन ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को आखिरकार हरकत में ला दिया। भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारी भुवन कठायत की स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण प्रशासन ने उठाकर उप जिला चिकित्सालय रानीखेत में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं साथ ही कुछ लोग चौखुटिया रामगंगा में जल सत्याग्रह भी कर रहे हैं। चौखुटिया के धरना स्थल पर कुमाऊं मंडल के स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर के पांडे और डॉक्टर नवीन तिवारी के साथ कुछ प्रमुख मांगों पर सहमति बनी, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। रुड़की तहसील परिसर में पिछले काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान रोड संगठन के किसान लगभग 42 दिन से धरने पर बैठे हैं। किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यह धरना चल रहा है। 9 अक्टूबर को महापंचायत की घोषणा की गई, जिसमें एसडीएम चौक पर किसानों की महापंचायत की गई, जिसमें हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने बताया कि हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे स्मार्ट मीटर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा, इकबालपुर मिल पर किसानों को बकाया भुगतान किया जाए और ट्यूबवेल की बिजली फ्री की जाए और गन्ना का रेट बढ़ाकर 500 रुपये कुंतल किया जाए। 2017-18 का 146 करोड़ रुपए किसानों का बकाया इकबालपुर शुगर मिल पर चल रहा है, जिसमें किसान परिवार हर तरफ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार ईश्वर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी को लेकर इसी का एक हिस्सा 42 दिन से चल रहे धरने का भी है। अभी 5 करोड़ रुपए का चेक डीएम साहब को दिया गया है, लेकिन किसानों का कहना है कि 2017 से 18 का 146 करोड़ में से 5 करोड़ में कितने कितने पैसे किसानों के बनते आएगा, ये एक बड़ी बात है। अब किसान यूनियन पीछे हटने के मूड में नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।